सर मेरे फादर भी एक आईटीबीपी में थे, एक जवान थे। और मैंने देखा कि हमारे घर में भी पैसे की कोई इतनी ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं आ पाते थे, काफ़ी तंगी ही रह जाती थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे पापा एक जवान है आईटीबीपी के, तो क्या वो थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम बाहर से कमा सकते हैं या कोई और तरीका अल्टरनेटिव इनकम अगर वो ले सकते हैं? देखिए, मैंने आर्मी में सर्व किया है। मैं आईटीबीपी या जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता गहराई से, लेकिन मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं या डिफेंस फोर्सेस में हैं तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है पैसा कमाने का अपनी सैलरी के अलावा। ठीक है, आपके मतलब जो आप कमा सकते हैं, एक तो रेंटल इनकम, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो कि आप रेंट पे दे सकते हैं, वो तो जिसके पास प्रॉपर्टी है वो ही कर सकता है। ज़्यादातर फौजियों के पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती है। या आप कोई खेती से कमा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लोग जो ट्राई करते हैं कमाने की होता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में दुनिया भर के आंकड़े हैं। इंडिया में मेरे ख्याल से ये है कि खासतौर से जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या जो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, 90% लोग लॉस में जाते हैं। ठीक है, और फौजी बंदा, आप समझ सकते हो कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन फौजियों की नॉलेज इस चीज़ में थोड़ी कंपैरेटिवली कम रह जाती है क्योंकि वो उनको थोड़ा एक्सपोजर कम मिल पाता है। शेयर मार्केट में अगर आप तुक्का लगाएं उसमें भी आपका लॉस हो सकता है। मतलब एक कोई जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है, कोई जो ऑर्डिनरी टाइप की जो कमाई होती है, जैसे कोई बिजनेस है या कोई दूसरी नौकरी करना, वो फौजियों के लिए असंभव हो जाता है। जैसे मुझे याद है कि हमारे स्कूल टाइम में जब मैं ट्यूशन्स लेता था तो एक साइंटिस्ट थे सरकारी इंस्टीट्यूट में दिल्ली में, और वो शाम को घर आके कोचिंग देते थे, जो कि इलीगल है। ठीक है, लेकिन सिविलियंस को अगर वो इलीगल काम करते हैं तो उन्हें कोई खास ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, वो कर लेते हैं। फौजी ये काम नहीं कर पाता। पहली बात तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है ज़्यादा, सेकेंडली उनसे ट्यूशन पढ़ने कौन आएगा, वो फार फ्लंग एरियाज में पोस्टेड रहते हैं। आप कोई दूसरी जॉब से या दूसरा कोई बिज़नेस करके कमाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेहतर ये है कि जो भी सैलरी आ रही है उसमें संतुष्ट रहें। और सी अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको फ़ौज किसी भी प्रकार की नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने ज्वाइन कर ली है उसके बाद आपको ये समझ आ रहा है कि मेरे को तो और पैसा कमाना है और यहाँ पे नहीं बन पा रहा है, तो आप फिर बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अगर आप किसी भी प्रकार की फ़ौज में हैं, डिफेंस फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो आपको अपनी सैलरी में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। या अगर आप शादीशुदा हैं तो मे बी यू कैन ट्राई दैट योर वाइफ कैन रन समथिंग ऑन यूट्यूब और समथिंग एंड अर्न मनी आउट ऑफ इट। आई वुड कॉशन पीपल टू स्टे अवे फ्रॉम MLM एंड नेटवर्क मार्केटिंग टाइप ऑफ स्कैम्स। मतलब जो और तरीके की चीज़ें होती हैं, शेयर मार्केट, ऑप्शंस ट्रेडिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह वगैरह, इन चीज़ों से बच के रहें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों के लाखों रुपए डूब चुके हैं। ठीक है, तो और पैसा कमाने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता है डिफेंस फोर्सेस में। उसमें जो आपकी सैलरी, आपको उसी में संतुष्ट रहना पड़ेगा। अगर आपको और चाहिए तो आपको बेहतर है कि आप निकल लें डिफेंस फोर्सेस से। वो भी डिफ़िकल्ट होता है ऑब्वियसली, उसमें आपको रिज़ाइन करने का प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सब मेरे फादर मुझे बताते हैं कि जब वो आर्मी में या ये पैरामिलिट्री में आईटीबीपी में जब वो भर्ती हुए थे, तो वो बताते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसमें जाने के लिए। आपको बिल्कुल फिट होना पड़ेगा, हर चीज़ अच्छे से होनी चाहिए। तो मेरे फादर तो काफ़ी फिज़िकली फिट थे, तो वो आराम से भर्ती हो गए। बट अगर मैं अपने फादर की तरह एज अ जवान आईटीबीपी में जाना चाहता हूँ, और अगर मैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा या कोई भी मुझ में कमी आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं मेरे अंदर जो मैं नहीं सेटिस्फाई कर पाऊँगा, तो मेरे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? अगर मैं कोई तरीका है ऐसा? पहली बात तो आप आईटीबीपी में क्यों जाना चाहते हैं? इट्स लाइक कि मेरे फादर आईटीबीपी में थे, तो एक मेरा ड्रीम है कि हाँ मैं भी अपने पापा की तरह पापा की एक फ़ोर्स ज्वाइन करूँ। तो एक तरीके से कह लो कि वो फैसिनेटिंग वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं एक इंसान के अंदर कि हाँ मुझे भी है कि हाँ मैं भी थोड़ा पापा वाली यूनिफॉर्म एक बार ऐसी कुछ मुझे मिले। यू शुड नेवर जॉइन एनीथिंग आउट ऑफ मियर फैसिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि आप किसके अंदर घुसने वाले हैं, किस चीज़ के अंदर। ठीक है, हर एक चीज़ जो कि आकर्षक होती है वो सोना हो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपको यूनिफॉर्म पहनने का इतना शौक़ है, पिताजी घर पे पड़ी होंगी यूनिफॉर्म, से उनको उठा के पहन लो। ठीक है, मतलब उसको
क्योंकि आपको नहीं पता कि वो वर्दी पहनने के बाद आप पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं। या तो अपने पिताजी से पूछ लीजिए कि पिताजी ये ज्वाइन करने के बाद मुझे एक्चुअल लाइफ किस प्रकार की होगी, ऑफिस में किस तरीके का काम करना पड़ता है, ऑफिस छुट्टी लेने की क्या प्रक्रिया है, कुछ अगर आई कार्ड गुम गया तो किस तरीके से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है, किस तरीके से पनिशमेंट दिए जाते हैं, सुपरसीड हो जाएं जो भी आपका रैंक स्ट्रक्चर है। मान लीजिए आर्मी की तरह अगर सिपाही के ऊपर प्रमोशन नहीं हो पा रहा, लैंस नायक नहीं बन पा रहे हैं, नायक नहीं बन पा रहे हैं, तो कितना ह्यूमिलेटिंग फील होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो आपकी पैसे की टोकरी है, जो आपकी इनकम की टोकरी है, उसमें अगर 100 छेद हैं नीचे से और ऊपर से सिर्फ एक जगह से पैसा आ रहा है और 100 जगह से पैसा बह रहा है, तो कैसा लगता है और कितना डिफ़िकल्ट होता है घर चलाना। पहली सारी बात है मेरे पिताजी से पूछ लें, समझ लें, उसके बाद वो जो बहुत आकर्षक यूनिफॉर्म है उसकी तरफ देखें। शायद आपकी जो आंखों में जो चौंधियाने वाली यूनिफॉर्म है, फिर इतनी चौंध आपको नहीं महसूस होगी शायद। फिर भी अगर आपको महसूस होती है तो डेफिनेटली बनिए आईटीबीपी में। और फिर मेरे ख्याल से जवान वाली एंट्री से मच बेटर है ऑफिसर की एंट्री आप ट्राई कीजिए। ठीक है, ऑफिसर की एंट्री में और जवान की एंट्री में मेरा बहुत सालों से मानना है कि मोस्टली सिर्फ इंग्लिश बोलने की काबिलियत का ही फ़र्क होता है। जवान्स भी हमारी जो फ़ौजों के और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के काफ़ी हद तक उनकी कैपेबिलिटीज़ उसी प्रकार की होती हैं जो कि ऑफिसर्स की होती हैं। बस ये है कि ऑफिसर थोड़ा सा इंग्लिश बोल लेते हैं फ्लुएंटली। हाँ, तो वो आप अपनी अगर इंग्लिश बोलने की स्किल्स उसी तरीके से कर सकते हैं तो आप ऑफिसर एंट्री में ट्राई कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको जवान ही बनना है तो आपको यू मस्ट लिव अप टू दोज मेडिकल स्टैंडर्ड्स। इसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बार ऑर्डर्स आ चुके हैं कि डिफेंस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस आर एंटाइटल्ड टू हैव देयर ओन स्पेसिफिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स। जो भी फ़ौज ने अपना मेडिकल स्टैंडर्ड बनाया वो सिविलियन नौकरियों से अलग होगा, क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में बहुत स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ ड्यूटीज़ इन्वॉल्व है। मान लीजिए आप जैसे फॉर एग्जांपल आप रेलवेज़ में जाना चाहते हैं, रेलवेज़ में आपकी डेस्क जॉब है, तो वहाँ पे आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होगा वो उससे कम होगा जो एक बंदे को जिसको जंग में जाना है, किसी भी प्रकार की जंग हो, भले ही जिस बंदे को फाइटिंग फिट रहना है, जिसको भागना दौड़ना है, दुश्मन से लड़ना है, टेररिस्ट से भिड़ंत जिसकी होगी, उस बंदे को जो मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड चाहिए वो रेलवेज़ वाले जो बंदे को जिसको टेबल पे बैठ के काम करना है उस बंदे से ज़्यादा फिटनेस चाहिए। ठीक है, और ये जो बाकी सिविलियन जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें आपको पता है कि रिजर्वेशंस होते हैं, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस होते हैं। सही या गलत उसकी मैं टिप्पणी नहीं दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मेरे व्यू से वो गलत है। रिजर्वेशंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए सरकारी नौकरियों में। वो पहले के संविधान जब बना था तब 5-10 साल के लिए वो डिसाइड किए गए थे, क्योंकि कुछ वर्ग के लोगों को हमें ऊपर लाना था, लेकिन वो कंटिन्यू हो जा रहे हैं 75 साल से। खैर वो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर, बट देयर आर रिजर्वेशंस फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल ऑल्सो और स्पेशली एबल्ड पीपल ऑल्सो, जो कि काफ़ी हद तक मैं सही मानता हूँ सरकारी नौकरियों में। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति स्पेशली एबल्ड है तो उसको अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ वो बेचारा जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो डिफेंस फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में इस तरीके के लोगों को नहीं लिया जाता है, विच मीन्स दैट वी वांट आवर फोर्सेज टू बी फाइटिंग फिट। तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको बिल्कुल करने पड़ेंगे। अगर आपका स्टैंडर्ड नहीं फिट हो पा रहा है तो ठीक है भाई, यू ट्राई फॉर सम अदर जॉब। हर एक व्यक्ति को हर एक जॉब नहीं मिल पाती है। ठीक है, कोई बंदा होगा जिसको एस्ट्रोनॉट बनने का शौक़ होगा, नहीं बन सकता। मतलब मैं चाहूँ कि मैं सचिन तेंदुलकर बन जाऊँ, नहीं बन सकता हूँ। ठीक है, आई एम नॉट दैट ग्रेट। तो आपका ठीक है, वो आपका सपना था, वो सारे सपने पूरे नहीं होते हैं, कुछ सपने टूटने के लिए ही होते हैं। तब मेरा एक फ्रेंड है, वो फिज़िकली काफ़ी फ़िट फील करता है। अभी उसने एग्ज़ाम दिया जवान बनने के लिए, उसने रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, फ़िज़िकल भी क्लियर किया। मेडिकल में उसको एक इशू आया। जब उसका मेडिकल असेसमेंट हुआ, उसको पता चला कि उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इश्यूज़ है। वैसे वो बिल्कुल फिज़िकली फ़िट अच्छा फील करता है। उसने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया, उसको आज तक कभी कोई ऐसा फिज़िकली कोई इशू फील नहीं हुआ। बट सडनली जब वो सारे एग्ज़ाम क्लियर कर ले, रिटन भी, फिज़िकल भी, और अचानक से लास्ट स्टेज पे मेडिकल पे आके उसको ये पता चले कि मुझे कुछ मेडिकल इश्यूज़ है जो कि मुझे आज तक कभी बचपन से पता ही नहीं थे। नाउ ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, और अब वो चाहता है कि कैसे भी करके मतलब मैं अंदर आ जाऊं सेना के। ओके तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई तरीका है कि वो आ सके, या कोई केस अगर वो फाइल कर सके? तो आपने गलत किया है एक्चुअली। मतलब हमेशा ना जीवन में आपको क्या लक्ष्य जो आपका है
उसकी तरफ बहुत आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेहनत को ना एक थोड़ा सा दिमाग से भी करना चाहिए। मतलब एक ऐसा है कि गर्दन के ऊपर का हिस्सा भी इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ नीचे का ही नहीं, ठीक है। मतलब सिर्फ मेहनत मजदूरी नहीं, इंटेलिजेंटली। इन दिस व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, आपको पता है कि आपको अगर किसी भी फौज में जाना है तो आपका मेडिकल टेस्ट तो होगा ही। बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर रिटन टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट, यू मस्ट गेट योरसेल्फ मेडिकली टेस्टेड। मैंने भी कराया था आर्मी में जाने से पहले। उस टाइम ये बात 2012 की है शायद, 300 रुपये दे करके मैंने सबसे पहले अपना मेडिकल टेस्ट कराया। मुझे भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं फील हुई। मैं भी स्कूल की फुटबॉल टीम में, कॉलेज की फुटबॉल टीम में था, 15 साल से मैं फुटबॉल खेल रहा था। आई यूज्ड टू फील वेरी फिट, आई यूज्ड टू बी रनिंग मैराथॉन्स एंड स्पोर्ट्स इवेंट्स, आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स। बट फिर भी आई थॉट इट इज़ कॉमन सेंस। यार 300 रुपये लगे मेरे, ठीक है, अब महंगाई बढ़ गई होगी, 500, 1000, 2000 रुपये लग जाएंगे, 5000 रुपये लग जाए मेरे तरफ से, बट इट इज़ स्टिल वर्थ इट। क्योंकि आप जो लाखों रुपए की आप जब कोचिंग कर लेंगे और अपने 2-3 साल मेहनत कर लेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा यार मेरे को तो ये प्रॉब्लम है। एक थी लड़की, कम से कम 8-10 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वो शी वांटेड टू कम इनटू जैग। उसने बताया कि सर मेरा सब क्लियर हो गया एसएसबी में। फिर जब मेडिकल का है तो पता चला कि हाथ में हाइपर एक्सटेंशन है, मतलब कि कोहनी ज़्यादा मुड़ जाती है। ऑब्वियसली शी वॉज मेडिकली रिजेक्टेड। मैंने कहा यार पहले तुमने अपना मेडिकल असेसमेंट क्यों नहीं कराया? कॉमन सेंस की बात है। अब आप वो तो बेसिक चीज़ तो आपने करी नहीं, लास्ट में आपको पता चला तो ऑब्वियसली यू विल बी किक्ड आउट। अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स को नहीं फिट कर पा रहे हैं, देखिए फौज एक बहुत स्पेशल जॉब होती है, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक एनी अदर जॉब इन दिस नेशन। आर्म फोर्सेज आर एलीट ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर डिफरेंट दैन एनी अदर गवर्नमेंट जॉब। मतलब उसमें आप उनको बाकी सिविलियन गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपका अगर सपना है तो आपका सपना डेफिनेटली टूटेगा अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। इट इज़ कॉमन सेंस। पहले से अपने आप को मेडिकल एग्जामिनेशन करके रखें। अगर आप फिजिकली, अगर मान लीजिए आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप रेसलर भी हैं, तब भी हो सकता है कि आप आर्मी के स्टैंडर्ड को आप नहीं सेटिस्फाई कर पाएँ, बिकॉज देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशूज़ लाइक दिस हाइपर एक्सटेंशन। बहुत लोगों को होगा, वो दे में भी कम्प्लीटली फिट, बट फौज का एक अपना स्टैंडर्ड है, राइट और रॉन्ग जो भी है अपना स्टैंडर्ड है। एक फौज में फ्लैट फुट का इशू होता है। अगर फ्लैट फुट है आप नहीं आ सकते आर्मी में, लेकिन हो सकता है कि आप दुनिया के बेस्ट एथलीट हो, फिर भी आप आर्मी के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। तो आपको अपना मेडिकल टेस्ट पहले कराना पड़ेगा, ठीक है। तैयारी से पहले मेडिकली तो अपने आप को देखिए कि आप सूटेबल हैं या नहीं। अगर आप सूटेबल ही नहीं हैं, स्टॉप प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। इफ़ यू आर मेडिकली सूटेबल, if you are medically fit, then you prepare for the written test and the interview and the physical test and whatever else. Or if you are medically not fit, then you try to become fit medically. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि क्योरेबल होती हैं, कुछ क्योरेबल नहीं होती, लाइक यू आर ओवरवेट और यू आर अंडरवेट, वो चीज़ आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। आपको चश्मा लगा हुआ है, आप अपनी आई साइट इंप्रूव कर सकते हैं। जो भी तरीके की चीज़ें आती हैं, विटामिन ए लो, गाजर खाओ, जो भी दवाइयाँ लेनी है, वट एवर देर इज़, बट देर आर सम थिंग्स विच आर जेनेटिक। अगर वो नहीं ठीक हो सकती तो भाई नहीं होगी ठीक। और आर्मी में जा आप ट्राई करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर आप कोर्ट में केस फाइल करोगे, कोर्ट आपका केस फर्स्ट हियरिंग में डिसमिस करेगा मोस्ट लाइकली। तो मतलब बेटर इज टू यू शुड डू समथिंग एल्स।